हरिद्वार में हड़की पौड़ी में ये बोर्ड लग जाता है कि अहिंदू गैर हिंदू जो हैं उनका प्रवेश वर्जित है, लोगों का भी समर्थन दिखता है। नहीं, समर्थन नहीं है, ये लोगों को समर्थन के लिए उकसाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही है कि जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोलने की बात हरीश रावत जी करते थे, उसका पहला स्टूडेंट जो है वो ये दीपक है। और भाजपा वालों से कह चुका हूँ मैं, अपने बाप के बेटे हो तो लाओ, मुझे दिखाओ ना तुम। कैसे फैल गया ये प्रोपेगेंडा? मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या प्रो मुस्लिम पेंट हो जाने से राजनीतिक नुकसान होता है? मैं प्रो संविधान हूं। भाजपा बड़ा क्लियर है कि भाई 80-20 की राजनीति करेंगे, मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। एक्शन का रिएक्शन जब होता है तो ये दिखता है कि बाकी पार्टीज ने भी सिग्निफिकेंटली मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को कम किया है। तो किसी तरह का डर है क्या? 2016 में आपके साथ जो हुआ, जो लोग भाजपा के साथ गए वो फिर कांग्रेस में भी आए हैं और की पोजीशन पे भी हैं। इसे हरीश रावत कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। सीएम रेस में हरीश रावत को माना जाए या ना, अगर सरकार बनती है? आप बड़ी चालाकी से पूछें। अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाएगा? निश्चित है। एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा जिक्र चल रहा है, तो क्या आपको लगता है लोकल एप्स्टीन नेटवर्क इस तरह के बड़े ऑपरेट करते हैं हमारे जगहों पर? इस पर बल्कि मैं इस पर मेरी अपनी कुछ नमस्कार दोस्तों, मल्टिक्स इंडिया के सीरीज पावर प्ले में आप सभी का स्वागत है। और ये एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं उत्तराखंड की हसीन राज्य से। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप जो खबरें देखेंगे वो बताती है कि शायद देवभूमि हेट भूमि का कैरेक्टर अख्तियार करती जा रही है। हेट भूमि का कैरेक्टर अख्तियार क्यों कर रही है? सरकार की इसमें क्या भूमिका है? ऑपोजिशन इसके लिए क्या कर रहा है? अंकिता भंडारी जैसा मामला, उसमें वो वीआईपी कौन था, उसका जिक्र क्यों नहीं हो पाता है, उसका फैसला क्यों नहीं हो पाता है? नकल जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस तरह के शब्दों का प्रयोग उत्तराखंड के सीएम क्यों करते हैं? क्या पहाड़ों का चरित्र इस्लामोफोबिक होता जा रहा है? और अगर ऐसा है तो कौन जिम्मेदार है? इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जी हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और सर, जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में कहा, देवभूमि उत्तराखंड जब भी हम आते हैं तो ये साइन बोर्ड लिखा हुआ दिखता है, लेकिन बीते कुछ सालों की खबरें अगर हम देखें तो लगता है कि देवभूमि हेट भूमि बनती जा रही है। क्यों? कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं, सत्ता ये प्रयास कर रही है, जो सरकार में पार्टी है वो ये प्रयास कर रही है, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि देवभूमि का स्वभाव सबको साथ लेकर के चलने का है, सर्व कल्याण का है। हमारे देवी देवता सब जो है सर्व कल्याण की भावना से, और जो सनातन का स्वरूप है वो भी सर्व कल्याणकारी, सब मंगलकारी है, सबको साथ लेकर के चलने वाला है। तो उस स्वरूप को उत्तराखंड की देवभूमि यथावत बनाए रखना चाहेगी। सत्ता इसलिए ये प्रयास कर रही है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास न विकास का एजेंडा है, न विकास की सोच है, न उनके पास जन कल्याण की सोच है। और सवाल उनके सामने बहुत सारे खड़े हो गए हैं। महंगाई का सवाल है, बिजली के दर निरंतर बढ़ती जा रही है, बिजली जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। भ्रष्टाचार राज्य के अंदर शिष्टाचार बन गया है। आज लोग बेट लगाने के लिए तैयार हैं कि देश की सबसे करप्ट सरकार कहाँ की है, तो लोग जो है दाव लगा देंगे उत्तराखंड की सरकार पर जो है। और उसी तरीके से महिला अत्याचार के मामले में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही चिंताजनक तो है। क्या ये जो और महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और इनके मामलों में एक एक करके जो है भाजपा के नेतागणों के नाम सामने आए जी। आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जिक्र किया। यह हत्याकांड ही नहीं, ये तो एक प्रकार से हमारे उत्तराखंड के सत्व पर, हमारे गौरव पर, हमारे मान सम्मान पर चोट थी। और वो लड़की ने हमारे लिए बलिदान किया, उत्तराखंड के सत्व की, गौरव की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया। उसको भेंट देना चाहते थे वीआईपीज को। और जो कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग में है उसमें तो
ये लग रहा है कि एक नहीं कई वीआईपी वहां आते थे और इस तरीके से लड़कियां उनको पेश की जाती थी। कहा जा सकता तो है कि एक लोकल तो एप्स्टीन ये और इनमें जिस तरीके से भाजपा के चेहरे सामने आए हैं, वो सारी चीजें जो है आज बहुत बड़े सवाल बन करके खड़े हैं। पलायन आज राज्य की बुनियाद पर निरंतर मट्ठा डाल रहा है। पलायन इतना बढ़ गया है कि एक असंतुलित विकास का शिकार पूरा राज्य होता जा रहा है। तो इस समय ऊपर पहाड़ों के अंदर बाघ, भालू, सुअर, बंदर, दूसरे आतंकों से लोग गांव के गांव खाली हो रहे हैं, अपने जीवन की रक्षा के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ शहरों में जो है जो डंपर हैं, बड़े बड़े डंपर जो बालू बजरी ले जाने वाले, अवैध खनन को ढोने वाले, उनके नीचे जो है कुचल करके नीचे की तरफ मैदानों में लोग अपनी अपनी जान दे रहे हैं। आपने तो समस्या ये ऐसे सवालात हैं जो सवालात किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़े प्रश्न हैं। तो ये सवालात को ढकने के लिए ये सब नाना तरीके के जिहाद शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ताकि लोगों का उर्दू का शब्द इस्तेमाल हो जाए तो मुसलमान से जोड़ दिया जाए, ये है। तो लेकिन लोग जो हैं वो भी इस मुहिम में जुड़ते हुए तो दिखते हैं ना। जब किसी बाबा के दुकान को तोड़ा जाता है, ये कह के बाबा नाम तुम कैसे रख सकते हो, इसको हटाओ। अलग बात है कि कोई दीपक सामने आकर उसको बचाता भी है। जब हरिद्वार में हड़की पौड़ी में ये बोर्ड लग जाता है कि अहिंदू गैर हिंदू जो हैं उनका प्रवेश वर्जित है, लोगों का भी समर्थन दिखता है। नहीं, समर्थन नहीं है, ये लोगों को समर्थन के लिए उकसाया जा रहा है। इस नाम से उकसाया जा रहा है कि देखो जो हम तो धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, जबकि इसमें धर्म का कुछ नहीं है। बाबा मतलब बच्चों के लिए बाबा फ्रॉक्स, बाबा यूनिफॉर्म, और बरसों से वो नाम चला आ रहा है। तो देखिए, जो दीपक कुमार हैं या दीपक जैसे लोग हैं, वो लोग उत्तराखंड हैं। उत्तराखंड का जो सही स्वभाव है उसको ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या सही स्वभाव के साथ तथाकथित हुड़दंगे हैं, जिनको बजरंगी आदि आदि नाम दिया जाता है, ये सब लोग ये उत्तराखंड के स्वभाव को रिप्रेजेंट नहीं करते। जो बुनियादी उत्तराखंड है, जो सनातनी उत्तराखंड है, जो धार्मिक आध्यात्मिक उत्तराखंड है, जो प्राकृतिक हिमालयी परिवेश वाला उत्तराखंड है, जो गंगा यमुना का उत्तराखंड है, वो उत्तराखंड इसको जो है ये उसका स्वभाव नहीं। अच्छा, आपने कहा कि मोहम्मद दीपक जैसे जो लोग हैं वो वास्तविक उत्तराखंड होने चाहिए, और वास्तविक उत्तराखंड के वास्तविक हिंदुस्तानी ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो इस तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन आपके जानकारी से शायद गुजरा, शायद नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही है कि जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की को खोलने की बात हरीश रावत जी करते थे, उसका पहला स्टूडेंट जो है वो ये दीपक है। पहली बात ये बताऊं कि मैंने कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं की। मैं भाजपा के लोगों की तरीके से मूर्ख, अनपढ़, जाहिल नहीं। मुझे भारत के संविधान का ज्ञान है, और भारत का संविधान कानून बहुत साफ तौर पर कहता है कि धर्म के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्था नहीं बनाई जा सकती। कैसे फैल गया ये प्रोपेगेंडा? नहीं बनाई जा सकती है। तो ये तो भाजपा के अपने रसोई में पकी हुई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये इससे कांग्रेस का हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो अब भी कह रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सारी संपत्ति उसको देने के लिए तैयार हूं। आप जैसे पत्रकारों को भी देने के लिए तैयार हूं। आप लोग जरा सा खोज करके लाइए, हरीश रावत ने कभी ये बयान तो अलग रहा है, ऐसा मूर्खतापूर्ण, ऐसा अज्ञानी सोच भी मेरे दिमाग में आया हो जो है। ये मैं तो उसके लिए 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का इनाम घोषित कर चुका हूं अलग अलग स्टेजेस पे जो है। ये सब मैं देव मंदिरों में जाकर के जो है पुकार लगा चुका हूं। अब तो मैं भाजपा के दफ्तर में जाकर के भी उनको चार्जशीट दे करके आया हूं कि बताओ, हो अपने बाप के बेटे तो लाओ ना वो प्रमाण उपलब्ध करवाओ जो तुमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ कहे हैं। लेकिन भाजपा मेरी चुनौती को नहीं स्वीकार करेगी। इसलिए स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि ये उनका झूठ है, उनका गढ़ा हुआ झूठ है, उनका जुड़ा हुआ झूठ है। और बल्कि मैं तो अब उनको एक सुझाव और देने जा रहा हूं। अब के जब मैं उनके दफ्तर में जो है विरोध प्रकट उनसे कहूंगा, जवाब दो कहने के लिए जाऊंगा, तो उस दिन जो है मैं उनको एक सुझाव और देने जा रहा हूं कि अब एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गड्ढा पहना लो, ताबीज,
और जब कोई पूछे कि भाई रोजगार क्यों नहीं मिल रहा हमारे बच्चे को, ये नकल के नाम पर जो है रोजगार परीक्षाएं क्यों स्थगित हो जा रही हैं, तो उस समय वो गंडे को दिखा दो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गंडे को, वो ताबीज को दिखा दो, वही तुम्हारा रक्षक है। कोई पहले महिलाओं के साथ ये बलात्कार के और दुराचार की घटनाएं क्यों हो रही है, तो उस गंडे को ताबीज को दिखा दो। क्योंकि अब तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताबीज जो है भाजपा ये मान करके चल रही है कि वही उनका रक्षक है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि भाजपा इस तरह की राजनीति करती है? क्योंकि आपके वाले केस में जो आपने कहा, कहीं वो बयान नहीं दिखता, ऑब्वियस सी बात है। आपके चैलेंजेस, आपकी चुनौतियां मैं तो हर कह जगह रहा हूँ दिख रही हैं। देश और दुनिया के किसी भी खोजी पत्रकार को मैं कह रहा हूँ कि मेरा बयान तो अलग रहा है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी किसी से चर्चा में भी किया है, दिखाओ ना, लाओ तो सही। और भाजपा वालों से कह चुका हूं, मैं अपने बाप के बेटे हो तो लाओ, मुझे दिखाओ ना प्रमाण। तो ये मैसेज मैं कम्युनिकेट राजनीति छोड़ दूंगा। जी, तो ये मैसेज जो कम्युनिकेट किया गया होगा कि भाई हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, वो इसीलिए ना कि हरीश रावत को प्रो मुस्लिम थोड़ा-सा पेंट कर दिया जाए। और मैं क्या प्रो मुस्लिम मैं पेंट हो जाने से राजनीतिक नुकसान होता मैं है? प्रो संविधान हूं, हुँ, मैं प्रो सनातन हूं, मैं प्रो हिंदू इंसानियत हूं। और जो इंसानियत का तकाजा है, जो सनातन का तकाजा है, जो हमारे संविधान का तकाजा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी का तकाजा है, मैं उस तकाजे के साथ खड़ा हूं और हमेशा उसी के साथ रहूंगा। चुनाव जीते और हारे जा सकते हैं, लेकिन हरीश रावत जैसे लोग जो है अपनी उस बुनियादी सोच को, जो सच्चाई पर आधारित सोच है, जो हमारी देवी देवताओं का आशीर्वाद, हमारे कुल देवता का आशीर्वाद है, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरीके की सोच जो देश को ऊपर उठाती है, उस सोच को हम त्यागने के लिए तैयार नहीं। क्या आपको लगता है कि कई बार भाजपा की जो पिच है कम्युनल पॉलिटिक्स की, लोग सॉफ्ट हिंदुत्व का मुजाहिरा पेश करने लगते हैं, उस कम्युनल पॉलिटिक्स पे ही खेलने देखिए लगते हैं? देखिए ये शब्द है मीडिया के। हुँ, हिंदू तो हिंदू रहेगा ना, हुँ, संस्कार है हिंदू तो संस्कार तो रहेंगे ना। हुँ, अब मैं पूजा करता हूँ, टीका लगाता हूँ भगवान के नाम से, उनके आशीर्वाद स्वरूप, वो मेरे साथ रहेगी ना। हुँ। मैं दोनों टाइम बिना वॉश किए, बिना भगवान का को याद किए हुए खाना नहीं खाता हूँ। आज भी, अब वो भी तो इंटरव्यू से पहले आप पूजा में लगे हुए थे। हाँ, मेरा सवाल जहाँ से पनपा है हरीश वो जी। तो मेरे संस्कार है ना। जी, वो मेरा स मेरे संस्कार है। जी, तो इन संस्कारों को मैं उनको आप सॉफ्ट हिंदू तो कह दीजिए या कुछ कह दीजिए, नहीं, मेरा सवाल वो जहाँ तो से मेरे पनपा साथ है। मरते वक्त भी जाएंगे। जी, वो तो मेरे साथ मरते वक्त भी जाएंगे। मैं चिता में ही जलाए जाऊंगा। मैं अपने गांव के जो गधेरा है, जो कभी फिर गंगा में मिलेगा आगे जाकर के, उसी गधेरे में मेरी अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी, जी। जो है, क्योंकि मैं हिंदू हूं तो मैं अपने धर्म के साथ मरूंगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति को भी तो ये हक है कि वो अपने धर्म के साथ जी सके। तो मेरा स मैं उसका सम्मान करता हूँ। वही हमारा भारत का सनातन कहता है। नहीं, ठीक बात है। मेरा सवाल जहाँ से पनपा है हरीश जी, वो ये कि भाजपा बड़ा क्लियर है कि भई 80-20 की राजनीति करेंगे, मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। एक्शन का रिएक्शन जब होता है, तो ये दिखता है कि बाकी पार्टीज़ ने भी सिग्निफिकेंटली मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को कम किया है। तो किसी तरह का डर है क्या? कि भई देखिए मुसलमानों को टिकट देखिए देंगे तो हम चुनाव हार सकते हैं? इसमें कहीं न कहीं पर इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत मुस्लिम लीडरशिप को भी है। उन्होंने जो मुख्य धारा की पार्टी थी, जो भारतीय जनता पार्टी, ये कोई नई सोच नहीं है। ये तो आजादी से पहले भी ये सांप्रदायिकता की सोच थी। उस समय ये सांप्रदायिकता की सोच जो है अंग्रेजों की मदद करती थी। ये सांप्रदायिकता की सोच उस समय जातिवाद को पनपाती थी, जाति घृणा को प्रश्रय देने का काम करती थी। आज वो धार्मिक घृणा को प्रश्रय देने का काम कर रही है। तो ये पहले से ही चली आ रही थी। इस सोच के खिलाफ गांधी की सोच थी, कांग्रेस की सोच थी, नेहरू की सोच थी, पटेल की सोच थी, सुभाष की सोच थी, वो खड़ी थी। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप ने अपने अपने स्वार्थों के लिए, अपने अपने सोच के हिसाब से कुछ वो भी संकीर्णता के शिकार हुए। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी की और कांग्रेस को कमजोर किया। कांग्रेस को कमजोर भाजपा को में ताकत नहीं थी। ये तो जो है, जो लोग हमारे साथ खड़े थे वोट में, जो हमारी ताकत थे, कांग्रेस की ताकत थे, जैसे दलित वर्ग है, अति पिछड़ा कमजोर वर्ग है, जैसे अल्पसंख्यक है, ये हमारी ताकत थी। और इनके लिए भारत का संविधान खड़ा है, इनकी रक्षा में जो है, इनको अधिकार देता है और हम उस संविधान के साथ खड़े हैं।
तो उस ताकत को कमजोर करने का काम किया, और उसी की वजह से जो है आज की जो ये परिस्थितियां बनी हैं उस पर, और इन परिस्थितियों का सॉल्यूशन भी जहां से लोग हमसे विचलित हुए हैं वहीं से सॉल्यूशन भी निकलेगा। इन वर्गों को सोचना पड़ेगा, नहीं हमको कांग्रेस के साथ खड़ा होना है। आज 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 जो है भाजपा के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ, इस धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ कौन खड़ा है राष्ट्रीय स्तर पर? राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो खड़े हैं। मैं एक हरीश रावत जैसे सिपाही भी उस सोच के साथ खड़े हैं। तो जब इस सोच को कमजोर करोगे आप, तो फिर पेड़ बोया बबूल का आम कहां से? मैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे ये बात करता हूं। अब बस करें सर, बस दो सवाल और केवल। एक ऑप्रेसर जो मतलब जो बंदा पीड़ित है पहले से ही, आपने कहा उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आपने गांधी की आइडियोलॉजी की बात की, सुभाष की बात की, नेहरू की लेगेसी की बात की आपने। इस लेगेसी के साथ चलते हुए भी कांग्रेस उन लोगों को जोड़ क्यों नहीं पाई? कम्युनिकेट करने में कहीं पे दिक्कत रहा क्या लोगों के साथ? होता है, समय के साथ जो है बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, समय के अनुसार जो है बहुत सारी अभ्रंश भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन अभ्रंश जो है मुख्य धारा नहीं बनती, मुख्य सोच नहीं बनती है। यदि कहीं पर कोई विचलन आया हो, कहीं पर कोई कमजोरी रही हो, कहीं पर कोई चीजें ऐसी हुई हो, तो उसके लिए आप पूरी सोच को दंडित नहीं करते हैं। लोगों ने जो है गांधी नेहरू की और संविधान की आजादी की उस सोच को दंडित करने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस ही उसकी ध्वजवाहक थी। जब तुमने ध्वजवाहक को कमजोर कर दिया तो वो सोच आज इसीलिए जो है घृणा नफरत आदि की सोच जो है देश की राजनीति के ऊपर हावी है। समय की आपने पहले ही बात कर दी थी। आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं क्योंकि उत्तराखंड की बात है सर, तो उत्तराखंड का एक सवाल लेना जरूरी हो जाता है। जो आपने कहा ना कि कमजोर पड़ती है सोच और अभ्रंश आते हैं, इस वक्त मुझे कई बार लगता है कि पदाकांक्षाएं जो होती हैं, लोभ और लालच जो होता है, वो भी बड़ा कमजोर करती है दलों को। 2016 में तो आपने भी भुगता था। हरियाणा से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक कांग्रेस इन फाइटिंग को भुगत रही है, डिफेक्शंस को भुगत रही है। ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जब जाता आप है? कमजोर होते हैं तो बहुत सारी चीजें बिखरती हैं, लेकिन और कुछ इन कारण जो है समय का चक्र भी होता है। समय का चक्र था 2014 के अंदर हम कुछ अपनी गलतियों से, कुछ दूसरों के वर्षों के प्रयास से हम सत्ता से बाहर हुए, लेकिन उसके बाद जो सत्ता के साथ स्वार्थ के साथ चिपके हुए तत्व आ गए थे, जिनका सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं था, वो हम पर हावी हो गए। और उन तत्वों ने, वही तत्व आज जा रहे हैं, वो तत्व नहीं जा रहे जो गांधी नेहरू इंदिरा गांधी के सत्व के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के सत्व के साथ खड़े हैं, वो नहीं जा रहे हैं। वो तो आज भी ध्वज थामे हुए, झंडा थामे हुए खड़े हैं। ये थोड़ा सा ना सर ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। 2016 में आपके साथ जो हुआ, जो लोग भाजपा के साथ गए वो फिर कांग्रेस में भी आए हैं और की पोजीशन पे भी हैं। इसे हरीश रावत कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और सिपाही को जो है पार्टी का निर्णय मानना पड़ता है। मैं उसको सैल्यूट करता हूं। पूर्व सीएम से सीएम फेस के तरफ आप हैं या नहीं हैं? अगर सरकार बनती है। आप बड़ी चालाकी से पूछ रहे हैं। मैं कांग्रेस का व्यक्ति सीएम के फेस की तरफ है, उसके लिए काम कर रहा हूं। हरीश रावत सीएम फेस हो सकते हैं? अच्छा, इच्छा तो होती होगी ना सर। देखिए, आपको 2-2.5 साल का शासन मिला और आपका नाम बहुत बड़ा है। 8वें दशक से आप राजनीति कर रहे हैं। सीएम रेस में हरीश रावत को माना जाए या ना माना? कांग्रेस सीएम रेस में है और हम कांग्रेस का सीएम बनाएंगे। मैं उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूं। अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाएगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। तो वीआईपी नंबर, क्योंकि अंकिता को न्याय मिले, वीआईपी जेल के कटघरे के अंदर जाए, उसके साथ उत्तराखंड की पहचान, सत्व, गौरव, मान, सम्मान सब जुड़ा हुआ है। क्योंकि अंकिता ने अपने स्वार्थ के लिए बलिदान नहीं दिया, उसने हमारे स्वाभिमान के लिए उत्तराखंड के बलिदान दिया है। अब ये उत्तराखंड के ऊपर दायित्व है कि अंकिता को न्याय मिले और वो वीआईपी जेल के। मैं लगातार आपके फेसबुक पे देख रहा था, वीआईपी के जो जिक्र कर रहे थे, एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा जिक्र चल रहा है। तो क्या आपको लगता है लोकल एप्स्टीन नेटवर्क्स इस तरह के बड़े ऑपरेट करते हैं हमारे जगहों पर? हाँ, इस पर बल्कि मैं इस पर मेरी अपनी कुछ वो है, मैं उस पर फिर कभी आपसे बातचीत करूंगा। तो हमें दिल्ली में आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगा और मैं दिल्ली में खुद आपको खोजूंगा।
मैं 100% आपका मुंतजिर रहूंगा। दिल्ली में बात करते हैं। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए सर। थैंक यू।